आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक कहानी, ताजमहल, अमरूद या भाभी। बहुत वर्षों से बिछुड़ी एक पंजाबी सहपाठिनी से उस दिन अचानक मेट्रोपोल के पास भेंट हो गई। मैंने तो पहचाना भी नहीं। उसी ने लपक कर दोनों हाथ झकझोर दिए, जिसके साथ कई वर्ष हॉस्टल के एक ही कमरे में बिताए थे। बिना झिझक उसकी साड़ियाँ पहनी थी, लड़ी थी, झगड़ी थी। उसी को अचानक ऐसे देखकर मैं चेष्टा करने पर भी झिझक की केंचुली नहीं उतार पाई। शायद अत्याधुनिक सज्जा में संवरी उसकी सहचरी की उपस्थिति से ही मैं अस्वाभाविक रूप से नम्र हो उठी थी। अरे, आप यहाँ कैसे? मैंने कहा। अच्छा, मैं भला आप कब से हो गई? उसने हंसकर उस विदेशनी सी छरहरी दिखने वाली सुंदरी को मेरी ओर धकेल दिया। लो, पहले इससे मिलो, मेरी भाभी, चांद भैया की बहू। परिचय के साथ ही चांद की चंद्रिका ने मेरी ओर कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में एक रूखा सा नमस्कार मार दिया। वही नन्हा सा सरदार चांद, जो प्रायः ही खस्ता मट्ठियाँ और शलजम का भाइयों वाला अचार लेकर अपनी बहन से मिलने हॉस्टल आता और अपने छोटे से जटाजूट और वंशी से गले के स्वर के जादू से हॉस्टल वासिनियों का मन मोहता रहता। उसी चांद की ऐसी ठसकेदार बहू, क्या भूल गई चांद को? मंजीत ने पूछा। भूलूंगी क्यों? पर मंजीत की भाभी को देखकर सहम अवश्य गई थी। मुझे लगा मंजीत की भाभी ही नहीं, भारत की भाभी की ही संपूर्ण सरस व्याख्या का रूपांतर हो गया है। कहाँ गई वे भाभियाँ जो ननद देवर को अपनी ठिठोली से सराबोर कर देती थी? होली की आगमनी को रसीले देवर को गोबर की गुजिया खिला चेहरा कोलतार से रंग लंगूर बना धन्य करने वाली भाभी क्या सचमुच नहीं रही? आज की हाई ब्राउ भाभी भला ऐसे सस्ते मजाक करने की धृष्टता कर सकती है? कहाँ गई वे भाभियाँ जिनकी उपस्थिति फागुनी बयार के हर झोंके में अबीर गुलाल की चुटकियाँ छोड़ देती थीं, जिनकी रसवंती मूर्ति को केंद्रित कर होली की काफ़ी का प्रत्येक सम साकार होकर गूंज उठता था। आपनो वीरन मोहे देरी ननदिया, मैं होली खेलन जाऊं वृंदावन। भाभी का स्नेही वात्सल्यमय आनंदी व्यक्तित्व क्या सचमुच ही विलुप्त होता जा रहा है? इस विचारणीय प्रश्न को सुलझाने के प्रयत्न में कई उलझी गुत्थियों का जाल बिखर उठता है। जिस सदियों पुराने पेड़ की जड़ में ही घुन लग गया है, उसकी शाखा प्रशाखाएं भला कैसे पनप सकती हैं? आज कितने गृहों में सफ़ेद सन से केश और पोपले दांतों की महिमा बची रह गई है? क्या आज हमारे गृहों के शासन की सत्ता अनुभवी दादी नानियों के हाथ में रह गई है? लगता है संयुक्त परिवारों की टूटी प्राचीरों के नीचे हमारी प्राचीन संस्कृति की अमूल्य निधि दबकर मूल्यहीन मलबा बनती जा रही है और किसी को उसकी चिंता नहीं है। यहाँ तक कि संस्कार गीतों के आरंभ में भी पहले की भांति बनने के ताऊ हजारी का कहीं उल्लेख नहीं रहता। अब तो बनना मेरा मचला है, मोटर लेगा, और मोटर के साथ साथ ससुर के प्राण लेने वाले उस नवीन बनने ने भी भाभी का महत्व भुला दिया है। अब बारात चलते समय कोई भूली भटकी भाभी यदि देवर की आंखों में काजल लगाने की धृष्टता करेगी भी तो मुंह की ही खाएगी। फिर जो भाभियां स्वयं ही काजल की महिमा भूल आईब्रो पेंसिल से खंजर नयन बना लेती हैं, वे भला दूसरे की आंखों में क्या काजल लगाएंगी? अब तो सूरदास की पंक्ति अंजन थिर न रहत अखियन में की व्याख्या का प्रश्न ही नहीं उठता। भाभी, कितना नन्हा सा संबोधन पर कितनी विशद व्यापक व्याख्या का भार समेट लेता है यह। वात्सल्य में स्वयं जननी, किंतु जहाँ जननी की उपस्थिति में भी प्रत्येक रहस्य निसंकोच होकर नहीं उगला जा सकता, वहीं पर समवयस्का हो या बड़ी भाभी ही स्वयं ऐसे अवसरों पर प्रिय सखी, सहोदरा और सचिव का पद ग्रहण कर लेती है। वैसे लोक गीतों में बैरिन ननदिया या भाभी हमारी जन्मों की बैरन का उल्लेख मिलता है, पर मुझे तो अब भी इससे मीठा संबोधन और कोई नहीं लगता। आज इसी विलुप्त प्राय संबोधन के साथ साथ
एक विस्मृत धुंधली आकृति बार बार मेरी लेखनी पकड़ रही है। भव्य गांभीर्य मंडित गौर मुखमंडल, रेशमी पलकों से ढकी बड़ी आंखें जिनका सौंदर्य बहुत मोटे फ्रेम का चश्मा भी अंत तक नहीं हर पाया, मझोले कद और आकर्षक व्यक्तित्व। वैसे यदि देखा जाए तो चेहरे की बनावट में असाधारण कुछ भी नहीं था, किंतु प्रशस्त गौर ललाट की दमक, आंखों में गहन आध्यात्मिक मनन पठन की दीप्ति और संयमित भाषण बरबस ही देखने वाले को उनकी ओर आकृष्ट कर लेता था। स्वर्गीय शोभा भाभी का वही बंगला आज 16 वर्ष पश्चात देखकर लौटी हूँ, जिसमें उनके साथ बिताए 3 वर्षों की सुखद स्मृतियों ने पहाड़ी बिच्छू बूटी किसी झपक मार कर मुझे व्याकुल कर दिया। बहुत वर्षों बाद बिछड़े आवाज़ से पुनर्मिलन भी एक विचित्र अनुभव है। शायद ही कोई ऐसा पुच्छ विषाणहीन जीव होता होगा जिसे पूर्व स्मृतियां भूले बंधु की भांति गले न लिपट जाती हों। यह वही कोना है यहाँ तखत के पास एक बड़ा सा पीतल का फूलदान रखा रहता था। इसी तखत पर बैठकर उन्होंने मुझे यम नचिकेता संवाद की व्याख्या समझाई थी। तब शायद उस संवाद की महिमा ग्रहण करने की उम्र नहीं थी। अब समझने का अवसर आया तो स्वयं समझाने वाली रही ही नहीं। उनके बृहद स्तूपाकार उपनिषद और कल्याण के धर्म ग्रंथों को दिखाकर गोविंद ने कहा, देख ले अब तेरी भाभी के बिना यह घर कैसा लगता है। चेष्टा कर दबाए गए उनके कंठ के गहवर ने उनके कथन को कपा दिया था। गुणीजन कहते हैं कि वैधव्य से बड़ा दुख और कुछ भी नहीं है, किंतु वयस्क विधुर की व्यथा भी निश्चय ही कभी कभी असह्य हो उठती होगी। फिर ऐसी सहचरी का वियोग जो निश्चय ही सामान्य नारी वर्ग से भिन्न थी। शोभा भाभी को जब मैंने पहली बार देखा तो उनके असाधारण व्यक्तित्व ने मुझे बेहद प्रभावित किया था। उनका गोरा गुलाबी रंग, जिस पर क्रीम पाउडर तो दूर शायद साबुन भी यदा कदा ही लग पाता था, आश्चर्यजनक रूप से चिकना था। रंग के बाद उनका दूसरा आकर्षण था उनका संयमित हास्य। उनके दो दांतों के बीच तनिक सी दरार थी और शायद इसी दरार को छिपाने को वे बहुत कम हंसती थीं। वैसे भी मैंने उन्हें ऊंचे स्वर में बोलते कभी नहीं सुना। बाल संवारने का भी उन्हें कोई विशेष ध्यान नहीं रहता। यह उन दिनों की बात है जब देविका रानी, साधना बोस और जमुना की केश सज्जा बड़े दुस्साह से पहाड़ के संस्कारी गृहों में प्रवेश कर चुकी थी और गोल तिकोनी पत्तियां या एक आध बिखरी प्रश्न के चिन्ह सी अलकें पहाड़ी सरल चेहरों को भी संवारने लगी थीं। न भाभी को पहनने ओढ़ने में रुचि थी, न बनने संवरने में। वैसे भी जिन स्त्रियों के पास सौंदर्य का पर्याप्त मूलधन रहता है उनको बनने संवरने में कम ही रुचि रहती है। अधिकांश सुंदरी आकर्षक महिलाएं साज सज्जा से विहीन ही दिखती हैं और सौंदर्य दान में विधाता उतनी उदारता नहीं दिखाता। वे बेचारियां ही अपने एक नूर के व्यक्तित्व को सज धज से कभी कभी 100 नूर को बनाने में सफल हो जाती हैं। शायद यही कारण था कि शोभा भाभी पहनने ओढ़ने में कभी कभी आवश्यकता से अधिक उदासीन हो जाती। साड़ी कहीं जा रही है, आंचल कहीं, कभी रंग उड़ा शॉल ओढ़ लेंगी तो कभी पति का मर्दाना स्वेटर ही पहनकर चल पड़ेंगी। पर उनके जिस दूसरे सजे सवरे व्यक्तित्व से मेरा परिचय था उसकी प्रौढ़ सज्जा में कहीं कोई त्रुटि नहीं थी। जहाँ तक डिग्री का प्रश्न था उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, किंतु मैं सोचती हूँ अब भी पहाड़ में उन जैसी विदुषी महिलाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। उन्होंने स्वांतः सुखाय की कठोपनिषद की व्याख्या लिखी थी और गीता पाठ तो उनका नित्य का नियम था। न उस पाठ में किसी को प्रभावित करने की चेष्टा रहती, न बाया डंबर का ढोंग। लकड़ी की एक लंबी अलमारी में उनके धर्म ग्रंथ सजे रहते। जब भी जाती उन्हें किसी न किसी मोटी सी पुस्तक में ध्यानमग्न ही पाती। आए दिन एक न एक जटाजूट धारी बाबा उनके आंगन में चिमटा गाड़ देता। मैं कभी कभी उन्हें छेड़ भी देती, ऐसे संड मुसंडों को क्यों बेकार में फल दूध से मोटा कर रही हो भाभी? क्या तुम सोचती हो ये मानवता का कुछ उपकार करते हैं? तुम नहीं जानती। उनकी उदार आंखों में मेरे अबोध अज्ञानांधकार से घिरे चित्त के प्रति सहानुभूति छलकने लगती और वे मुझे 20 उदाहरण दे डालती।
कैसे एक सिद्ध बाबा ने उनकी उपस्थिति मात्र से ही एक बार जान लिया था कि वे बड़ी अनिच्छा से आई हैं, और एक दूसरे बाबा ने तो उन्हें उनके पुत्र सुधीर की भावी बीमारी की पूर्व सूचना देकर चैतन्य कर दिया था। मुझे उनकी अटूट निष्ठा और सरल विश्वास के विरुद्ध फिर कुछ कहने का साहस नहीं होता। स्वभाव से ही संत भाभी स्त्रियों की बदकही से सदा दूर रहती, और स्त्रियों की दृष्टि में यह नारी का ऐसा अस्वाभाविक दोष है जिसके लिए उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। वो भी भला कैसी नारी है जो अपनी चटपटी बातों से किसी परिचित अनुपस्थित महिला की गर्दन पर छुरी नहीं फेरती। बुरा न देखना, बुरा न सुनना, बुरा न कहना, यह एक संसारी स्त्री की दृष्टि में गांधी जी के बंदरों का गुण है, नारी का नहीं। इसी से प्राय ही सुनने में आता, शोभा बड़ी घुन्नी है, घमंडी है एक नंबर की। भाभी कभी कभी बौखला जाती। प्रत्येक शांत व्यक्ति की भांति उनका क्रोध भी विकट होता था, पर मैं देखती जब ऐसा अवसर आता वे मौन धर लेती। क्रोध की इससे बड़ी औषधि और कुछ नहीं है। वे कहती, घर की सबसे बड़ी बहू थी और एक लंबे अरसे तक मैं उनके साथ रही, पर मैंने उनके मुंह से परिवार के किसी सदस्य के लिए कभी अपशब्द नहीं सुना। प्रायः ही उनके बंगले में एक से एक कट्टर सनातनी अतिथि बिना पूर्व सूचना के ही आते रहते, पर मैंने कभी उन्हें बौखलाते नहीं देखा। जिस घर से अतिथि असंतुष्ट होकर लौट जाए वहाँ सुख शांति नहीं रहती। वे कहती थी, अब कभी अप्रत्याशित अतिथि द्वार पर खड़ा हो जाता है तो उन्हीं की सीख याद हो आती है। किंतु एक क्षेत्र में भाभी कोरी ही थी, वह भी गृहस्थी का महत्वपूर्ण क्षेत्र, रसोई। उनकी यही दुर्बलता थी। कढ़ी चूल्हे पर चढ़ी है और भाभी वैराग्य शतक में डूबी बैठी हैं। उनके और मेरे बीच एक द्वार का व्यवधान था, वह भी खुला ही रहता। जलांध की दुर्गंध पाकर मैं लपकती, कड़ी जलकर खाक हो गई भाभी। मैं कहती तो वे चौंक कर खिसियाए स्वर में कहती, क्या करूं, यही काम मुझसे नहीं होता। होता भी कैसे? गीता और उपनिषद का छौंक देकर बघारी गई आध्यात्मिक कढ़ी क्या सबको अच्छी लगती है? किंतु जहाँ तक पतिव्रता का कठोर कर्तव्य निभाने का प्रश्न था, मैं सोचती हूँ आज की भाभियाँ उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। कभी कभी उनके पति दिन डूबे लौटते और वे दिन भर भूखी उनका खाना लिए बैठी रहती। लौटने पर पति की सुदीर्घ संध्या प्राय 1 घंटा ले लेती, पर वे निर्विकार भाव से हीटर पर खाना गर्म करती, उन्हें यत्न से खिलाती और अंत में स्वयं खाती। उनकी सहनशीलता ने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। उनकी इसी अटूट निष्ठा से प्रसन्न हो संभवतः विधाता ने उन्हें नारी के सर्वोच्च पदक से विभूषित किया। उनके मरणोपरांत का परम वीर चक्र था उनकी मांग का सिंदूर। उनकी अंतिम अवस्था जानकर मैं भारी मन से उनसे मिलने गई। रामजय अस्पताल के स्वच्छ कक्ष में स्टील के पलंग पर सौंदर्य का खंडहर पड़ा था। असाध्य रोग की दारुण व्यथा ने गुलाबी रंग को बैंगनी बना दिया था। दोनों हाथों में मेरा हाथ पकड़कर दबा भर दिया था, पर वह स्नेही क्षणिक स्पर्श पल भर में बहुत कुछ कह गया। देख रही हो ना मेरा सौभाग्य, तुम्हारे भाई सिरहाने बैठे हैं। अब मुझे मृत्यु का भय भी नहीं है। जब बुलावा आएगा चल दूंगी, तैयार होने में देर नहीं लगेगी। उन्हें तैयार होने में देर लगती ही कब थी। मैं प्रायः उन्हें नए नए बने बिरला विद्या मंदिर के उत्सवों में साथ चलने को मनाती। तैयार होने को कहती तो घर की ही धुली साड़ी पहन चटपट शॉल डालकर तैयार हो जाती। आज की भाभी की सज्जा भी क्या निमिष भर में ऐसे ही पूरी हो जाती है। बहुत पहले कहीं एक चुटकुला सुना था। एक भ्रमण प्रेमी व्यक्ति पूरे भारत की परिक्रमा करने निकला। साथ में थी एक डायरी और एक पेंसिल। पहले पहुंचा आगरा। लोगों ने पूछा, भाई यहाँ की क्या वस्तु दर्शनीय है? लोगों ने कहा, ताजमहल। चट उसने डायरी निकाली और लिख लिया ताजमहल। फिर पहुंचा दिल्ली। पूछा, भाई यहाँ यह सड़क पर कौन सी बड़ी सजी धजी इमारत चली जा रही है? लोगों ने हंसकर कहा, हाथी। उसने फिर लिख दिया हाथी। जब पहुंचा इलाहाबाद तो वहाँ उसने पहुँचते ही सफ़ेदा अमरूद चख लिया था। इसी से किसी से कुछ न पूछकर स्वयं ही लिख लिया।
अमरूद। बहुत दिनों बाद घूम घाम कर अपने गांव पहुंचा और डायरी सहेज कर रख दी। एक दिन कहीं से एक हाथी घूमता घामता उसके गांव में भी आ पहुंचा। लोग बड़े चकराए। पहाड़ का गांव, किसी ने हाथी देखा ही नहीं था। मुखिया ने कहा, जाओ फला को पूछ कर आओ, वह अभी हिंदुस्तान का चक्कर लगाकर लौटा है। परिव्राजक ने अपनी कॉपी निकाली और हंसकर बोला, अभी बताता हूँ। पर वहाँ तो केवल 3 चीज़ें लिखी थीं, ताजमहल, अमरूद और हाथी। वह बड़े असमंजस में पड़ गया। एक बार फिर पृष्ठ पलटा और एक लंबी सांस खींचकर बोला, भाइयों, या तो यह ताजमहल है, या अमरूद, या फिर हाथी है। आज जब हरे चूड़ीदार, अंटी शंटी हरी कमीज और पारदर्शी चुन्नी में रंगे होठ और तीक्ष्ण नखों की स्वामिनी मंजीत की भाभी को देखती हूँ तो अपनी स्मृति के पीले पन्नों की डायरी खोलनी पड़ती है। कुछ ही दिन पूर्व गोविंदा दा की मेज़ पर धरी शोभा भाभी की बड़ी सी तस्वीर उभर आती है। शांत गंभीर चेहरा, मदीने की साड़ी की मखमली बेल का नन्हा सा घूंघट, छोटे से पायदान पर दोनों पैर धरकर तस्वीर खिंचवाई है भाभी ने। न होठों में रंग है, न वेशभूषा में विलास का स्पर्श। बड़ी चेष्टा से, शायद फोटोग्राफर के कई बार कहने पर, सलज्ज दृष्टि उठाकर सहम सी गई हैं। उसी सहमी दृष्टि को सदा के लिए बंदी बना दिया है। और फिर यह दूसरा चित्र, इस युग की भाभी का नवीनतम संस्करण, सिर से पैर तक हरी, HP पेंसिल सी सतर देह ताने, अकड़ दम्भी आधुनिका। एक लंबी सांस खींचकर मैं भी कहती हूँ, या तो यह ताजमहल है, या अमरूद है, या फिर भाभी है। तो यह थी शिवानी जी की एक संस्मरणात्मक कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।